Hello everyone, good morning. I'm Shell and I'm your educator on CSI NET Life Science category. And today we are going to discuss the previous year questions as well as few questions which I have prepared on the structure of DNA. As you already know, we have covered this portion, structure of DNA, in 11 lectures, plus one lecture was of revision and doubt clearing, which was held yesterday. So today we will solve previous year questions on and some questions framed by me on this topic. Before that, can anyone tell me, am I audible and visible? Priyanka, hello. Hello. Good morning, Prinsu. Am I audible and visible? Am I audible and visible? Am I audible and visible? Can anyone tell me? Am I audible and visible to all of you? I think I am audible. So let us try to complete this chapter today. Yes, please. So thank you. So let us try to complete this chapter today. You all, मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, आप उसमें रीडिंग करूंगी. मैम यू कैन कंटिन्यू. थैंक यू प्रियंका. ओके, तो क्वेश्चन हम देखेंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे. पहले ट्राई करना कि कर पा रहे हो या नहीं. तो हम एक मिनट का पॉज लेंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी. उस 1 मिनट में आप कर पा रहे हो या नहीं ये पता कर लेना, ठीक है. सबसे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. ये जो चैनल है अनअकैडमी यूजीसी नेट अनअकैडमी CSI नेट अनअकैडमी, ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे और बाकी एजुकेटर्स के भी वीडियोस के बारे में या क्लासेस के बारे में आपको कंटिन्यूसली पता चलता रहे. आप अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप में आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आप कोड यूज़ करेंगे शेल K10, तो फिर आप सारे स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे जो कि फ्री हैं. इसके अलावा पुनः गुड मॉर्निंग. और ये स्पेशल क्लासेस फ्री है. इसके अलावा आप पेमेंट करके 2 तरह की सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे अगर, तो आपको इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स से इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने को मिलेगा और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं CSI नेट के लिए. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे जहां आप लाइव पढ़ेंगे और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. फिर सारे सिलेबस का स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होगा चैप्टर वाइज, और आपको PDF के फॉर्मेट में नोट्स भी दिया जाएगा. प्लस आप सारे टेस्ट एंड क्विजेस को लाइव ले सकते हैं. आइकॉनिक में आपको इन सब के अलावा एक और फ़ायदा होगा कि आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो 24/7 आपका डाउट क्लियर करने के लिए. मैम अनअकैडमी पे अभी एक ही क्लास हुई है ना? हाँ, ऐप पे बेटा मैंने एक ही क्लास लिया है अभी तक. आज नहीं, मंडे को ट्राई करूँगी. मंडे को हो सकता है कि अनअकैडमी पे क्लास हो. तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें नोटिफिकेशन आता रहता है, तो आपको पता चल जाएगा मेरी क्लास कब है. तो मैंने सोचा है कि ऐप पे एक अलग यूनिट स्टार्ट कर दूँगी. जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे ये यूनिट मैंने स्टार्ट किया और ख़त्म किया, उसी तरह से ऐप पे एक अलग यूनिट स्टार्ट होगा और वहीं पे ख़त्म होगा. इस तरह से दोनों जगहों पर एक यूनिट चलता रहेगा, ठीक है. तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको 24/7 डाउट क्लियर कर सकता है और आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस में भी हेल्प करेंगे. बस आपको यूज़ करना है शेल K10, और अगर आप ये यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. अपने जब लास्ट में आप पेमेंट कर लेंगे चेकआउट के टाइम में, आपको 10% ऑफ मिलेगा. शेल K10 SHAIL. और ये करने के बाद अभी कंटिन्यूसली बैचेस नए स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. किसी भी नए बैच में आपको ले लिया जाएगा. ये सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको पढ़ने को मिलेगा अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे. फिर अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले ली
मैम आप ऐप पे बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करिए प्लीज़। ओके लेट्स सी, मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो आप अगर ये सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा सबके बारे में पता चलता रहेगा, जैसे केमिकल साइंस के बारे में, फिजिकल साइंस के बारे में, और आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल साइंस के सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो अनअकैडमी पे सब कुछ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप जब ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप गेट सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करेंगे। इससे आप शेल K10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ। और जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिर आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे अनअकैडमी का। आपको कंटिन्यूसली कोचिंग मिलेगी CSI नेट लाइफ साइंस क्वालिफाई करने के लिए। So let's proceed with the first question. This question was asked in June 2016, बट इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है क्योंकि वहाँ पे DNA एंड प्रोटीन को मिला के क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि अभी हमने प्रोटीन नहीं पढ़ा है, इसे सिर्फ मैंने DNA को लेके उस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लिक एसिड इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लिक एसिड के लिए करेक्ट है? सबसे पहला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसेस इन द मेजर एंड माइनर ग्रुप्स ऑफ द DNA is absent. Both uracil and thymine have a methyl group but at different positions. Hypoxanthine is produced due to deamination of adenine. Glycosidic bond is formed between N1 of purine and C1 prime of sugar. ये चारों ऑप्शंस हैं। मैं 1 मिनट का पॉज लेती हूँ, आप इसको थोड़ा इंटरनलाइज कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर इसको हम एनालाइज करेंगे बिट बाय बिट। पहले मैं आपको बताऊंगी करेक्ट आंसर कौन सा है और बाकी के आंसर्स करेक्ट, बाकी के बिट्स करेक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए। लेकिन आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप ये रेडी हो जाते हैं रीडिंग करके, या तो चाहे तो मुझे आंसर लिख के भेज सकते हैं, नहीं तो यस भेज देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यू ऑल आर रेडी फॉर द डिस्कशन। आंसर लिखना मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सीधे यस भेज दीजिए तो मैं जान जाऊंगी कि यू ऑल आर रेडी फॉर डिस्कशन और हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो आई एम वेटिंग। ओके वेरी गुड, कुना एंड प्रियंका। कुना ने दिया है आंसर नंबर 4, बोला है करेक्ट। ठीक है, कुना ने दिया है आंसर नंबर 4 और प्रियंका ने दिया है आंसर नंबर 2। ओके लेट्स प्रोसीड आवर डिस्कशन। सबसे पहला स्टेटमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसेस इन द मेजर एंड माइनर ग्रुप इज एब्सेंट। ये तो पूरा ही रॉन्ग है क्योंकि मेजर और माइनर ग्रुप का डायग्राम मैंने रखा है कहीं पे, देखिए ये माइनर ग्रुप है और ये मेजर ग्रुप है। मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप क्यों बना था हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये ADAM और AHA वाला जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसे आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप में प्रेजेंट है। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड, बोथ यूरासिल एंड थायमिन हैव अ मिथाइल ग्रुप बट एट डिफरेंट पोजिशंस। देखिए यहाँ पे मैंने सारे नाइट्रोजनियस बेसिस रखे हैं। पहले मैं यूरासिल दिखा देती हूँ, ये यूरासिल है एंड ये थायमिन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि दोनों में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहले थायमिन को चेक करते हैं, तो यस यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यूरासिल को चेक करते हैं, क्या यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, हाइपोजैंथिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीएमिनेशन ऑफ एडेनाइन। ये वाला तो जिसको डीएमिनेशन का स्लाइड मैंने पढ़ाया था उसको याद होगा, वही कर पाएगा। प्रिंसू ने कहा है कि 4th वन रॉन्ग है। ओके लेट्स सी, तो प्रिंसू और कुना ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ओके लेट्स सी, हाइपोजैंथिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीएमिनेशन ऑफ एडेनाइन। तो हमें डीएमिनेशन वाली स्लाइड को देखना पड़ेगा कि डीएमिनेशन होने से कौन सा बेस क्या बन जाता है। लेट्स सी दैट स्लाइड। देखिए यहाँ पे डीएमिनेशन होने से साइटोसिन हो जाता है यूरासिल में। डीएमिनेशन का मतलब अमीनो ग्रुप रिमूवल होना। तो देखो साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट हो गया, 5 मिथाइल साइटोसिन थायमिन में,
और एडेनाइन का अगर मिथाइल ग्रुप हट जाता है तो वो हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि भले ये दोनों आप अगर भूल भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन एडेनाइन हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट होता है और ग्वानाइन जैंथिन में कन्वर्ट होता है, वो बात याद रखना। तो एडेनाइन हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट होता है, तो हमारा आप ऑप्शंस पे आते हैं। हाइपोजैंथिन इज प्रोड्यूस ड्यू टू डीएमिनेशन ऑफ एडेनाइन, यस दिस इज करेक्ट। मेरा पेन कहाँ चल रहा है? यस दिस इज करेक्ट। फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन N1 ऑफ प्यूरिन एंड C1 प्राइम ऑफ शुगर, ये तो बहुत ही रॉन्ग है, क्योंकि जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स क्या है, प्यूरिन्स क्या क्या है हमारे, प्यूरिन है एडेनाइन ग्वानाइन, पायरिमिडिन क्या है, साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, एडेनाइन ग्वानाइन क्या है हमारे, यहाँ पे है एडेनाइन ग्वानाइन। एडेनाइन ग्वानाइन का ये वाला कार्बन नंबर 9 सॉरी नाइट्रोजन नंबर 9 है, ये नाइट्रोजन नंबर 9 है, और ये सारे पायरिमिडिन से इनका नाइट्रोजन नंबर 1 है। तो मैंने क्या बताया था कि प्यूरिन छोटा वर्ड है, इसके एग्जाम्पल कम है, लेकिन इसका हाईएस्ट नंबर जो है नाइट्रोजन का वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में आता है। पायरिमिडिन बड़ा वर्ड है, इसके एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, लेकिन इसका छोटा वाला नाइट्रोजन नंबर वाला आता है। तो प्यूरिन का N9 लगता है शुगर के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे दिया है N1, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है 3। हो गया, आप लोगों को समझ में आया सारा एनालिसिस करने के बाद में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए थोड़ा सा मिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए अगर बाई चांस समझ लीजिए आपको ये याद भी नहीं है, बाई चांस ये आपके दिमाग से निकल गया, बाकी चीज़ें तो याद रहेंगी, ये तो पक्का पता है आप लोगों को करेक्ट नहीं है। मैंने आपको बोला है सारे नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर पढ़ के जाओ, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। ये ट्रिक से तो आपको ये पता होना चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। तो भले आप इसको भूल जाएं कि हाइपोजैंथिन बनता है डीएमिनेशन ऑफ एडेनाइन के, फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के 3 चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? फटाफट आंसर करना होगा, नहीं तो ये सेशन और डिले होते जाएगा। ओके प्रिंसू, थैंक यू। चलिए, तो जून 2016 का ये वाला क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, क्योंकि 2 ऑप्शंस को मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि प्रोटीन के ऑप्शंस भी थे उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, ये भी जून 2019 में आया था, ये टोपो आइसोमरेज के ऊपर है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे टोपो आइसोमरेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ताकि छोड़ दे कंफ्यूज होके। देखिए, एज टोपो आइसोमरेजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, मैंने बताया था टोपो आइसोमरेज क्या करता है। तो टोपो आइसोमरेज लिंकिंग नंबर अगर चेंज हो गया है तो उसको वापस से ठीक कर देता है। मतलब टोपो आइसोमरेज क्या करता है, ट्विस्ट या रीथ को सॉल्व करता है। कैसे? डीएनए के स्ट्रैंड्स में कट करके। तो टोपो आइसोमरेजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ये तो मैंने बताया था कि जब रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स को खोलने की कोशिश की जाती है। तो जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है उसके पीछे लिंकिंग नंबर बदल जाता है। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेप्लिकेशन में, क्योंकि टोपो आइसोमरेज जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है उससे पीछे वाले एरिया में अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, लिंकिंग नंबर चेंज जो हुआ है उसको, तो रेप्लिकेशन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। ठीक है, A large number of anti-cancer drugs have been developed that inhibit the activity of these enzymes. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे एंटी कैंसर ड्रग्स निकले हैं जो कि कैंसर वाले सेल्स को मार देते हैं। क्या करके? टोपो आइसोमरेज को उनके इनहिबिट करके। क्योंकि अगर कैंसर सेल्स के हम टोपो आइसोमरेज को मैम आंसर इज ऑल्सो शोइंग ऑन द स्क्रीन, हाँ कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए, मैं सॉल्व करूँगी इसको आपके सामने। वो आंसर मत देखिए, आप देखिए कि सारे ऑप्शंस क्या हैं और क्यों वही आंसर आया। अगर पता चल गया, नहीं आया तो हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, मैं दिमाग से निकल गया, इसको रहने दिया मैंने, मैं स्क्रीनशॉट कर ली तो ये वाला रह गया। ओके, देखिए, तो एंटी कैंसर ड्रग्स में ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि एंटी कैंसर ड्रग्स कैंसर के सेल्स का टोपो आइसोमरेज को मार देंगे। इससे क्या होगा, उनके जो डीएनए है उनका लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा और वो सेल्स का डीएनए फिर ब्रेक हो जाएगा और वो मर जाएंगे एंटी कैंसर के सेल्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट टोपो आइसोमरेजेस एज अ पोटेंशियल एंटी कैंसर ड्रग टारगेट। तो एंटी कैंसर ड्रग्स जो है वहाँ उनका यहाँ पे टारगेट क्या है, उनका टारगेट है हमारा टोपो आइसोमरेज। अगर टोपो आइसोमरेज उनका टारगेट होगा तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट होंगे जो करेक्ट नहीं है? As cancer cells are rapidly growing cells, they usually contain higher levels of topoisomerase.
कैंसर सेल्स क्योंकि रैपिडली ग्रोइंग सेल्स है, क्योंकि कैंसर का मतलब क्या होता है, क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अगर हमारी बॉडी में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, फिर ये 2 से तभी 2 और डॉटर सेल बनेंगे जब ज़रूरत होगी, यानी कि ये कंट्रोल मेथड है। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, यही अनकंट्रोल होता है, ये रुकता नहीं है, यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहता है, भले ज़रूरत सेल्स के नए की हो ना हो, तो नए सेल्स की ज़रूरत हो ना हो, कैंसर में सेल्स प्रोलिफरेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज कैंसर सेल्स आर रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, ठीक है, दे यूजुअली कंटेन हायर लेवल्स ऑफ टोपोआइसोमरेज। इसमें टोपोआइसोमरेज का कोई कनेक्शन ही नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन है सेल साइकिल कंट्रोल जो है, सेल साइकिल रेगुलेशन जो है वो फेल कर जाता है, जिस वजह से ऐसा होता है, सेल साइकिल रेगुलेटेड नहीं रहता है। उसके बाद क्या है, द ट्रांजिएंट डीएनए ब्रेक्स क्रिएटेड बाय टोपोआइसोमरेज। ऑफकोर्स टोपोआइसोमरेज डीएनए में ट्रांजिएंट ब्रेक्स करता है, ट्रांजिएंट मतलब क्या, टेम्पररी, इट इज अफेक्टेड, यस। तो ट्रांजिएंट डीएनए ब्रेक्स जो टोपोआइसोमरेज करता है आर यूजुअली कन्वर्टेड टू परमानेंट ब्रेक्स इन द जीनोम इन द प्रेजेंस ऑफ टोपोआइसोमरेजेस टारगेटेड ड्रग्स। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन देखिए कितना गलत है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोपोआइसोमरेज की वजह से जो ट्रांजिएंट कट्स होते हैं वो अपने आप ही सील हो जाते हैं अगर हम टोपोआइसोमरेज को मार देंगे उस सेल में। देखिए, द ट्रांजिएंट डीएनए ब्रेक्स क्रिएटेड बाय टोपोआइसोमरेजेस आर यूजुअली कन्वर्टेड टू परमानेंट ब्रेक, सील नहीं होगा, सॉरी, वो परमानेंटली वैसा का वैसा रह जाएगा अगर टोपोआइसोमरेज मर जाएंगे उस सेल से। तो ऐसा तो नहीं है, वो जो टोपोआइसोमरेज जो ब्रेक करते हैं उसको वही सील करते हैं, वो परमानेंटली तो कभी नहीं रहेगा क्योंकि वो उसको सील करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांजिएंट डीएनए ब्रेक्स जो है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम टोपोआइसोमरेज को उस सेल में मार देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, एज कैंसर सेल्स ऑफन हैव इम्पेयर्ड डीएनए रिपेयर पाथवेज। और एक और बात, कैंसर सेल्स में एक तो सेल साइकिल रेगुलेशन फेल हो जाने की वजह से होता है, नहीं तो फिर उसका डीएनए जो है वो क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम डेवलप कर जाती है, इम्पेयर्ड होता है उसका डीएनए। मतलब डीएनए में जैसे डीएमिनेशन हो गया तो उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। अगर यही रिपेयर नहीं होगा तो वो डीएनए क्या है, इम्पेयर्ड फॉर्म में सेल में रह जाएगा और वो फिर कैंसर को लीड कर सकता है। तो क्या लिखा है, एज कैंसर सेल्स ऑफन हैव इम्पेयर्ड डीएनए रिपेयर पाथवेज दे आर मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स टोपोआइसोमरेज टारगेटेड ड्रग्स। ऐसा तो कुछ नहीं है, कैंसर सेल्स का अगर डीएनए रिपेयर पाथवे खराब है तो उसका टोपोआइसोमरेज से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर यहाँ के लिखा है, द ड्रग्स विच स्पेसिफिकली टारगेट टोपोआइसोमरेज डू नॉट अफेक्ट नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स। मतलब क्या बोल रहा है, जो ड्रग्स टोपोआइसोमरेज को टारगेट कर देते हैं वो नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स को अफेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है, जो टोपोआइसोमरेज को टारगेट करेगा वो नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अगर टोपोआइसोमरेज खराब हो गए तो फिर वो सेल नॉर्मली ग्रो कर ही नहीं पाएगा। मतलब वो सेल में अगर रेप्लिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम आएगी तो टोपोआइसोमरेज उसको ठीक ही नहीं कर पाएगा। तो टोपोआइसोमरेज को अगर हमने टारगेट कर दिया तो नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स को नुकसान पहुंचेगा। तो इसका नॉट बोला है, नॉट ट्रू। तो ये नॉट ट्रू ये वाला है, नॉट ट्रू। एक सेकेंड एक सेकेंड इसका आंसर देखने दो। ओह, मैंने वो क्वेश्चन उल्टा समझ लिया, रुकिए। देखिए, ये बोल रहा है नॉट ट्रू, मतलब कि इसमें से हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, कंसिडर ए शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। एक शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है ऑफ 10 कंप्लीट टर्न्स। उसमें 10 टर्न्स है कंप्लीट, मतलब उसका एक टर्न का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, ये हमारा डीएनए है, अगर यहाँ से यहाँ तक एक टर्न है तो उसमें कितने टर्न है, टोटल 10 है, ठीक है। द एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सील्ड टुगेदर टू मेक अ रिलैक्स्ड डीएनए। मतलब इसके एंड्स को जोड़ दिया गया है और ये रिलैक्स्ड है।
रिलैक्स्ड होने का मतलब क्या है कि इसमें रीथ नहीं है, ये मैंने कल बताया था, कल या परसों। रिलैक्स्ड होने का मतलब रीथ नहीं है, ठीक है। दिस रिलैक्स्ड सर्कल विल हैव अ लिंकिंग नंबर ऑफ डैश। तो लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला क्या है, रीथ प्लस ट्विस्ट। अब रीथ 0 है ना, और ये क्या बोल रहा है कि जो टर्न्स है वो कितने हैं, 10 है, और हर टर्न में कितना बेस पेयर है, 10.5 बेस पेयर पर टर्न है ना। तो एक टर्न में कितना बेस पेयर है, 10.5, मतलब ये क्या है, एक बी डीएनए है और ये रिलैक्स्ड भी है, मतलब रीथ नहीं है। तो रीथ 0 है, और टर्न को ही ट्विस्ट कहते हैं, मैंने बताया था आपको। ट्विस्ट क्या है, कितने बार एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर चढ़ा, यहाँ से यहाँ तक एक ट्विस्ट है, उसी को टर्न भी कहते हैं। तो टर्न क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट कितना है, 10। रीथ तो नहीं है, तो लिंकिंग नंबर कितना होगा, लिंकिंग नंबर हमारा कितना होगा, 10। तो आंसर है यहाँ पे 3, ठीक है। ये वाला आया, वो वाले क्वेश्चन को मैं देखती हूँ बाद में। ये वाला हो गया, सबको समझ में आया लिंकिंग नंबर। बेटा लिंकिंग नंबर 10.5 नहीं होगा, 10.5 क्या है, एक टर्न में कितने बेस पेयर है वो बोल रहा है। तो 10.5 ये क्या बता रहा है कि 10.5 बेस पेयर पर टर्न है, लेकिन टर्न कितने हैं, 10, और जो टर्न है वही ट्विस्ट है, ये हमने पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है। लिंकिंग नंबर में टर्न जो होता है वही ट्विस्ट होता है। देखिए सपोज ये वाला हमारा डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए का एक टर्न होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ट्विस्ट लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला है ट्विस्ट प्लस रीथ। तो जो ट्विस्ट है वही टर्न है, तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, टर्न या ट्विस्ट 10 है, और रीथ 0 है। क्यों, क्योंकि ये बोल दिया है कि रिलैक्स्ड सर्कल है, और उसके बाद सेकेंड हिंट और दिया है कि 10.5 बेस पेयर से। तो 10.5 बेस पेयर किस में होते हैं, बी डीएनए में, और अगर बी डीएनए रिलैक्स्ड होता है तो उसमें रीथ कितना होता है, 0। इसलिए हमको पता चल गया कि लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रीथ। ट्विस्ट कितना है 10, रीथ कितना है 0, तो लिंकिंग नंबर कितना हो गया 10। आया समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन मैमल्स CG रिच सीक्वेंसेस आर यूजुअली मिथाइलेटेड एज C। देखो यहाँ पे मिथाइलेशन आ गया। CG रिच सीक्वेंसेस आर यूजुअली मिथाइलेटेड एट C, ये तो आप लोगों को पता है। यूकैरियोट्स के केस में CG आइलैंड में C को मिथाइलेट कर दिया जाता है, ये आप लोगों को मैंने सिखाया था। विच इज़ अ वे ऑफ मार्किंग जीन्स फॉर साइलेंसिंग। उसके बाद मैंने बताया था जीन साइलेंसिंग में ये हेल्प करता है। मतलब क्या है, हमने क्या देखा था कि हमारे डीएनए में 70 से 80% जगहों पर जहाँ पर CG पाया जाता है, CG मतलब जैसे कि ATCG, TTC, TCG, यहाँ पे जहाँ पे भी CG कंटिन्यूसली है वहाँ पे C को मिथाइलेट किया जाएगा। इन दोनों जगह पे C को मिथाइलेट किया जाएगा, ना कि यहाँ पे मिथाइलेट नहीं होगा, यहाँ पे और यहाँ पे मिथाइलेट होगा। वैसा ज़रूरी नहीं है कि डीएनए में जहाँ पे भी CG है वो सारा मिथाइलेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डीएनए में जहाँ जहाँ CG है उसका 70 से 80% C को मिथाइलेट कर दिया जाता है, एक मिथाइल को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और जो भी मिथाइलेशन है उसका भी मैक्सिमम पोर्शन देखा गया प्रमोटर्स में। प्रमोटर क्या है, तो जिस जीन को ट्रांसक्रिप्शन करना है उसके आगे में, उसके स्टार्ट साइड से पहले प्रमोटर होता है। प्रमोटर वो सीक्वेंस है डीएनए का जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन करता है। अगर प्रमोटर के रीजन में सारे C को हम मिथाइलेट कर देंगे तो वो जीन कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब वो जीन साइलेंस हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया है आपको, क्योंकि मिथाइलेशन करने के बाद में साइटोसिन का नेचर बदल जाता है और वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज और बाइंड नहीं कर सकता। तो मिथाइलेशन करने से हम जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। जीन साइलेंसिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे हार्ट के सेल में और किडनी के सेल में अलग अलग डीएनए से अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब अलग अलग जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे बॉडी के हर सेल में हर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो। क्यों, क्योंकि जैसे कि हार्ट के सेल में कौन से प्रोटीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होना ज़रूरी है। हार्ट के सेल में जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, एक्टिन मायोसिन, उन प्रोटीन्स का ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उन प्रोटीन्स को बनना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, कंटिन्यूसली
बीट करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना हार्ट के मसल्स का। तो हार्ट के मसल्स का काम है कॉन्टिन्यूसली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाले प्रोटीन्स वहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, तो वो वाले डीएनए या वो वाले जीन वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन वही किडनी को क्या हार्ट की तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है? नहीं। तो किडनी में वो जीन ही बनेंगे जो किडनी को ज़रूरत है। जैसे कि किडनी का काम क्या है? टॉक्सिन्स को बाहर करना, फॉर एग्जाम्पल लिवर, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉक्सिन को बाहर करना किडनी को। नहीं तो किडनी का काम क्या है? हमारे सॉल्ट्स एंड वाटर के लेवल को मेंटेन करना। तो ये सॉल्ट्स एंड वाटर को लेवल को मेंटेन करने के लिए जिन प्रोटीन्स की जो नेसेसिटी होगी ये उसको बनाएगा, और हार्ट उन प्रोटीन्स को बनाएगा जो उसके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में उसको हेल्प करेगा। तो किडनी में वो प्रोटीन्स को साइलेंट करना ज़रूरी है, उन प्रोटीन्स के जीन को साइलेंट करना ज़रूरी है जो कि एक्टिन मायोसिन या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। उसी तरह से हार्ट में उन जीन्स को साइलेंट करना ज़रूरी है जो कि सॉल्ट और वाटर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो जीन के साइलेंसिंग डिपेंड करता है किस टिश्यू में किस सेल, कौन सा सेल है। तो एक वर्ड है हाउस कीपिंग जीन्स, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। हाउस कीपिंग जीन्स का मतलब क्या होता है? हाउस कीपिंग जीन्स वो जीन्स है जो कि हर सेल के लिए ज़रूरत है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस तो हर सेल में होगा, भले वो हार्ट हो या किडनी हो। तो ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम्स चाहिए होंगे उनका ट्रांसक्रिप्शन, तो मतलब उन प्रोटीन्स का ट्रांसक्रिप्शन तो हर सेल में ज़रूरी है, उसको बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन मैमल्स CG रिच सीक्वेंसेस आर यूजुअली मिथाइलेटेड एट C, विच इज़ ए वे फॉर मेकिंग जीन्स फॉर साइलेंसिंग, marking genes for silencing. Although the promoters of housekeeping genes are often associated with CG islands, yet they are expressed in mammals. Which of the following best explains it? मतलब क्या बोल रहा है कि CG आइलैंड जो होता है, जो वहाँ पे भी CG सीक्वेंसेस होते हैं, उसे मिथाइलेट करके हम जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन हाउसकीपिंग जीन्स के प्रमोटर्स में भी CG होता है, लेकिन वह फिर भी हाउसकीपिंग जीन्स एक्सप्रेस करते हैं। तो इस सेंटेंस को कौन सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है? आपको ये लाइन पढ़ना होगा, 2-3 बार पढ़िए इसको, पढ़िए, फिर मैं आगे का ऑप्शंस को पढ़ती हूँ। पहले ये 2-3 लाइन ये 2 लाइन को बार बार पढ़िए, इसको रीडिंग कीजिए इसको। Although the promoters of housekeeping genes are often associated with CG islands, मतलब जो हाउसकीपिंग जीन्स है जिन्हें हर सेल में बनना ज़रूरी है, जिन प्रोटीन्स को हर सेल में बनना ज़रूरी है, उनके प्रमोटर्स में भी तो CG आइलैंड होते हैं। उनका क्या होता है? क्या उन्हें मिथाइलेट किया जाता है? नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर CG को मिथाइलेट कर देंगे तब तो वो जीन बनेगा ही नहीं, लेकिन हाउसकीपिंग जीन्स को तो हर सेल में बनना ज़रूरी है। तो फिर कौन सा पॉइंट हमको एक्सप्लेन करेगा? सबसे पहला क्या है, देखिए, मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन डज नॉट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज 2 विद द प्रमोटर, सो हाउसकीपिंग जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। ये क्या बोल रहा है? सबसे बेस्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है इसको? तो मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन डज नॉट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज 2। आपको पता है RNA पॉलीमरेज 3 तरह के हैं, 1, 2 एंड 3, और 2 यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो अगर मिथाइलेशन हो भी गया CG का, तो भी वहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज बैठ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग हाउसकीपिंग जीन एक्सप्रेशन द एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज, और ये जो साइटोसिन में मिथाइल ग्रुप ऐड होता है वो मिथाइल ट्रांसफरेज की वजह से होता है, ये हमने पढ़ लिया है। ड्यूरिंग हाउसकीपिंग जीन एक्सप्रेशन द एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज इज टेम्पररीली साइलेंस्ड बाय miRNA यानी माइक्रो RNA, दस शटिंग डाउन ग्लोबल मिथाइलेशन। मतलब ये क्या बोल रहा है? जब हाउसकीपिंग जीन्स को एक्सप्रेस करना होता है तब मिथाइल ट्रांसफरेज को माइक्रो RNA टेम्पररीली साइलेंस कर देता है, और इस वजह से मिथाइलेशन बंद हो जाता है, ग्लोबल मिथाइलेशन बंद हो जाता है, मतलब पूरे सारे जीन्स का मिथाइलेशन बंद हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? miRNA माइक्रो RNA जीन्स मतलब ये ना RNA इंटरफेरेंस में यूज होता है। अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। और ये RNA इंटरफेरेंस करके किसी भी एंजाइम को या किसी को भी काम करने से रोक सकता है, यही है। अनलाइक विद इन द कोडिंग रीजन ऑफ ए जीन, CG रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन द प्रमोटर ऑफ एक्टिव जीन्स आर यूजुअली नॉट मिथाइलेटेड। ये क्या बोल रहा है?
जिस जीन को हमें ट्रांसक्रिप्शन करना ज़रूरी है उसके प्रोमोटर को हम मिथाइलेट ही नहीं करते हैं, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज द साइटोसिन इज मिथाइलेटेड इन द प्रोमोटर रीजन द एंजाइम्स ऑफ डीएनए रिपेयर पाथवेज रिमूव द मिथाइल ग्रुप देयर बाय इंश्योरिंग जीन एक्सप्रेशन। तो ये इसमें से आपको कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट लगता है, एक बार रीडिंग कीजिए, इंटरनलाइज कीजिए। आंसर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई भी आंसर बता सकता है, लेकिन क्यों वही आंसर है वो पूरा देखिए अच्छे से। देखिए पहले एक बार इंटरनलाइज कीजिए सारे क्वेश्चन को, फिर से मैं एक बार बोलूंगी। कौन सा सही लगता है आपको? देखिए यहाँ पे पहला वाला जो है वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का नेचर ही है, अगर मिथाइलेटेड हो जाएगा साइटोसिन तो वो वहाँ उस प्रमोटर पे बाइंड ही नहीं करेगा, तो पहला वाला कभी हो ही नहीं सकता। सेकेंड वाला, हाउसकीपिंग जीन एक्सप्रेशन करना है, यानी कि जिस जीन की हमेशा ज़रूरत है, हर सेल में ज़रूरत है, जब उसके जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है तो एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज को चुप कर दिया जाता है, लेकिन वो ग्लोबल मिथाइलेशन को बंद कर देता है, हर मिथाइलेशन को बंद कर देता है, कहीं पे भी मिथाइलेशन नहीं होने देता, ये भी गलत है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोडिंग रीजन का मिथाइलेशन करना है, अगर जो जीन हमको चाहिए, यानी कि जिस जीन की हमें ज़रूरत है, हाउसकीपिंग जीन, अगर वो हमें सच में चाहिए हर सेल में, तो क्यों ना उसके सीजी वाले सीक्वेंसेस को ही मिथाइलेट ना किया जाए। तो ये थोड़ा बहुत हमको ठीक लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मिथाइलेट कर दिया जाएगा तो डीएनए रिपेयर पाथवे आके उसको हटा देंगे। ये नहीं होगा, क्योंकि जो मिथाइलेशन प्रोसेस है ये मॉडिफिकेशन है, इसके लिए डीएनए रिपेयर पाथवे अगर एक्टिव रहेगा तो ये जहाँ पे भी ऐसा होगा उसको तो हटा देगा। डीएनए रिपेयर पाथवे अगर मिथाइलेशन को एज एन एरर देखेगा तो ये तो हर डीएनए के मिथाइलेशन को हटा देगा, तो इससे तो हमारी जीन साइलेंसिंग हो ही नहीं पाएगी। इसलिए जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो 3 है। देखो आया समझ में? जल्दी जल्दी आंसर कर दो तो मैं आगे बढ़ूंगी। क्वेश्चन को बस बार बार पढ़ना होता है, जो बड़ा है, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। मैंने कहा था प्रिंस, क्या बेटा कौन सा वाई लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन आपको, ये क्यों सही है वो बोल रहे हो आप? देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है कि मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन डज नॉट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर। अगर ऐसा होता कि मिथाइलेशन होने के बाद भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता, तो आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ ये हाउसकीपिंग जीन के लिए क्यों करता, वो तो फिर सबके साथ ऐसा करता, तो हम जीन को साइलेंस कैसे करते हैं? तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को 4 क्यों नहीं है ये बोल रहे हो तो अच्छा ठीक है। देखो अगर ये क्या बता रहा है कि समझ लीजिए जिस जीन को हमें ट्रांसक्रिप्शन हर सेल में ज़रूरी है, समझ लो ये हमारा वो जीन है, ये उसका प्रमोटर है फॉर एग्जांपल, और इसमें प्रमोटर में साइटोसिन को मिथाइलेट करके इसको मिथाइलेट कर दिया अगर, तो यहाँ पे अगर डीएनए रिपेयर के एंजाइम्स आ जाएंगे और इसको हटा देंगे तो क्या होगा? फिर तो इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो डीएनए रिपेयर पाथवे को मिथाइलेटेड साइटोसिन को एज एन एरर देखना पड़ेगा। अगर डीएनए रिपेयर पाथवे मिथाइलेटेड साइटोसिन को एज एन एरर देखने लग जाएंगे तो वो तो हर जगह से इसको हटा दिया करेंगे, तो आप कहीं पे भी मिथाइलेट करोगे जहाँ पे आपको उस जीन की सच में ज़रूरत नहीं है, और अगर आप वहाँ पे मिथाइलेट करोगे तब तो डीएनए रिपेयर पाथवे आके उसको हटा देगा, तब तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो डीएनए रिपेयर पाथवे उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करता है एज एन एरर, अगर करेगा तो ये तो हर जीन से उसको मिथाइलेटेशन को हटा देगा साइटोसिन के,
और हर जीन में मिथाइलेशन हट जाएगा, हर जीन एक्सप्रेस करने लग जाएगा हर सेल में, इससे इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएगा। इसलिए जिस सेल को जिस जीन की ज़रूरत होती है वही जीन ट्रांसक्राइब या वही जीन एक्सप्रेस करता है। एम आई क्लियर प्रिंसू? ठीक है, ओके, थैंक यू प्रियंका। प्रिंसू आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए एकोमोडेट सेवरल कॉमन स्ट्रक्चरल मोटिव्स इन प्रोटीन देन माइनर ग्रुप। मतलब मेजर ग्रुप में जो भी प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, मेजर ग्रुप में वो प्रोटीन्स को मेजर ग्रुप ज़्यादा अच्छे से बाइंड करता है सारे प्रोटीन्स के साथ। बस ये पहला वाला पॉइंट का मतलब है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन इन ए डीएनए इज एंटी। अब यहाँ पे पुरानी चीज़ों हमें पढ़नी पड़ेंगी। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरह का मैंने सिखाया था आपको, एंटी और सिन, है ना। एंटी सिन क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये शुगर है, ये हमारा नाइट्रोजनियस बेस है और ये हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनियस बेस है ये क्या है? ये एक प्यूरिन है, ठीक है। ये प्यूरिन अगर इसका ये अंदर की तरफ अगर हो 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड इस तरह से दिखाई दे तो इसे कहा जाता है, इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को कहा जाता है सिन या सिन ग्लाइकोसाइल कन्फर्मेशन। अगर यही 6 मेंबर्ड रिंग बाहर है और 5 मेंबर्ड अंदर है तो इसको कहा जाता है एंटी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड रोटेट कर सकता है। तो ये या तो इस तरफ रहेगा या तो इस तरफ रहेगा। इस तरफ रहने से इसको बोलते हैं कि ये शुगर के पास है 6, इसलिए सिन कहते हैं। बाहर होने से इसको एंटी कहते हैं क्योंकि ये शुगर से दूर है। ये तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। सिन और एंटी कन्फर्मेशन किस केस में? इन केस ऑफ पायरिमिडिन, ठीक है। अब सॉरी, इन केस ऑफ प्यूरिन सिन एंटी कन्फर्मेशन अभी हमने किसके केस में पढ़ा? प्यूरिन के केस में। अब हम पढ़ेंगे सिन एंटी कन्फर्मेशन इन केस ऑफ पायरिमिडिन। अब ये देखिए ये क्या है? एक पायरिमिडिन है। पायरिमिडिन के पायरिमिडिन कौन कौन से हैं? CUT, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ये तीनों के तीनों क्या है? सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और ये जो है ये कार्बोनिल कार्बन है। अगर ये कार्बोनिल कार्बन इस पोजीशन का दूर में हो, बाहर की तरफ हो, तो इसको कहा जाता है एंटी। अगर ये अंदर की तरफ हो तो इसको कहा जाता है सिन। तो सिन और एंटी समझ में आया? पायरिमिडिन में किस केस में बोला जाता है और प्यूरिन में किस केस में बोला जाता है समझ में आप लोगों को? पायरिमिडिन में किस केस में बोला जाता है, प्यूरिन में किस केस में? प्यूरिन में किस केस में किस बेसिस पे कहा जाता है? 6 मेंबर्ड रिंग अगर अंदर की तरफ हो तो उसे कहा जाता है सिन, बाहर की तरफ हो तो उसे कहा जाता है एंटी। और पायरिमिडिन में ये जो सेकेंड कार्बन है C2 ऑक्सो बोल सकते हो, तो सेकेंड कार्बन या कार्बोनिल कार्बन बोल सकते हो, जो कि सेकेंड कार्बन है, वो अगर बाहर की तरफ हो तो वो एंटी है, अंदर की तरफ हो तो सिन है। सिन एंटी समझ में आया था आप लोगों को? यस। फिर हमने एक टेबल देखा था कि किस केस में कैसा होता है ना। देखिए A DNA में एंटी होता है, B DNA में एंटी होता है क्योंकि एंटी कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, और Z DNA में एंटी होता है पायरिमिडिन के लिए और सिन होता है प्यूरिन के लिए। ये मैंने आपको समझाया था। पायरिमिडिन क्या है? कट है, तो कट के लिए वो एंटी होता है, और प्यूरिन क्या है? एडेनाइन ग्वानाइन, तो उसके लिए सिन होता है। इसके पीछे का रीज़न वगैरह मैंने बताया था, ये तो समझने के लिए था। तो हमारा A फॉर्म का एंटी है ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन, B फॉर्म का एंटी है, और Z फॉर्म का एंटी है पायरिमिडिन के लिए, और सिन है प्यूरिन के लिए। ये हमने देखा था। इसके अलावा रीज़न क्या देखा था? और एक पॉइंट क्या देखा था कि हमेशा प्यूरिन्स जो हैं वो 2 फॉर्म में हो सकते हैं, एंटी सिन, लेकिन जो पायरिमिडिन्स है वो ज़्यादातर एंटी ही होते हैं। मतलब ये जो डायग्राम है, हमेशा पायरिमिडिन हमारे DNA में एंटी ही होता है, लेकिन प्यूरिन सिन और एंटी दोनों बना सकता है। ये हमने देखा था, पढ़ा था इस बारे में।
क्यों ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ देखिए ये जो C2 प्राइम कार्बन है ना, ये जो ऑक्सो ग्रुप है, ये शुगर के साथ में अगर अंदर की तरफ रहता है, अगर यही यहाँ होता, ये ऐसा हो जाता, ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा अगर स्ट्रक्चर में लगा होता है यहाँ पे, तो ये अनस्टेबल हो जाता, स्टेरिक यहाँ पे हिंड्रेंस आ जाता। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, इस वजह से हमेशा पायरिमिडिन इसी फॉर्मेट में होता है, सिन फॉर्मेट में, यानी सॉरी एंटी फॉर्मेट में ही होता है हमेशा। पायरिमिडिन हमेशा एंटी फॉर्मेट में होता है, लेकिन उसका सीन क्या है हम समझ गए हैं। पायरिमिडिन का सीन एंटी हम जानते हैं, लेकिन वो होता किस में है? ज़्यादातर एंटी में, ठीक है। और प्यूरिन सीन और एंटी दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा शुगर बी डीएनए और ए डीएनए, हमारा तो बी डीएनए है, बी डीएनए और ए डीएनए एंटी को फेवर करता है, ठीक है। ये हमने देखा था। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन इन ए डीएनए इज एंटी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द एज ऑफ एन AT base pair displays the following chemical groups in the following order in the major group ADM AM, ये तो हमको याद करना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है? द एज ऑफ एन AT base pair, यहाँ पे देखिए ये एक AT base pair है, ये AT base pair है, और ये मेजर ग्रुप में किसको किसको एक्सप्लोज किया है? ADAM को, ये हमने पढ़ा था। ये एक एक्सेप्टर है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये डोनर है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये एक एक्सेप्टर है हाइड्रोजन बॉन्ड का, और ये मिथाइल ग्रुप है। तो मेजर ग्रुप में यहाँ पे कौन से ग्रुप्स एक्सपोज हैं? ADAM, तो ये भी आंसर ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। अब DNA पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये तो गलत है, क्योंकि DNA क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड होता है, सिर्फ थर्मोफाइल्स में पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? ये वाला 1, 2 and 3। क्या आप लोग को समझ में आया यह चीज़? सुपर कॉइलिंग तो याद होगा आपको कि DNA जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसका ट्विस्ट जो होता है वो थोड़ा ढीला होता है, लंबा होता है, ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ ट्विस्ट ज़्यादा होता है, उनका लेंथ जो होता है, सॉरी नंबर ऑफ ट्विस्ट कम होता है, सॉरी, और उसका लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, ताकि ये जब ये स्ट्रैंड जब सेपरेट करे तो ये कुछ देर तक बर्दाश्त कर सके इस लिंकिंग नंबर के चेंज को। टोपा आइसोमरेज इतना ना आए। प्रिंसू, विच वन इज करेक्ट? यस, यस, ओके, प्रोसीड, थैंक यू। तो अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठाया गया है। फॉलोइंग टेबल लिस्ट द 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ DNA डुप्लेक्सेस, दैट इज A फॉर्म एंड B फॉर्म। अब ये बोल रहा है कि ये इसमें से किसका कौन सा प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे हमें ये दोनों को मैच करके दिया गया है और पूछा गया है कौन सा ठीक है। तो देखते हैं A फॉर्म और B फॉर्म का क्या क्या क्वेश्चन है वो पहले देख लो, और यहाँ पे उसको लिख लो कंफ्यूज होने से पहले। यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछा गया है, सिन और एंटी, तो हम पहले ही लिख लेते हैं कि A का क्या होता है? सिन, सॉरी, A का क्या होता है? एंटी। B का क्या होता है? एंटी, ये हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। A का होता है एंटी, B का होता है एंटी, ठीक है। तो हमने A एंटी, B एंटी पहले ही लिख लिया। तो एंटी कन्फर्मेशन का आंसर हमें अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये हम चेक कर लेंगे अपने आप ही। अब ये वाला देखना है कि वाइड मेजर ग्रुप, नैरो मेजर ग्रुप, ये तो याद करने वाली बात है, ये मैंने सिखाया भी था आपको। देखिए A का क्या है? नैरो बट डीप, वाइड एंड इंटरमीडिएट डेप्थ, मतलब जो मेजर ग्रुव है A का वो कैसा है? नैरो एंड ब्रॉड। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, A का क्या है? A का क्या है? नैरो बट ब्रॉड मेजर ग्रुव। अब A का माइनर ग्रुव कैसा है वो चेक कर लेते हैं। A का माइनर ग्रुव कैसा है? अच्छा, मेजर ग्रुव है नैरो और माइनर ग्रुव है ब्रॉड, तो वही देखा मैंने, लिखा है मैंने। A का मेजर ग्रुव है नैरो और माइनर ग्रुव है ब्रॉड, ये हमने चेक कर लिया। अब B का देखते हैं, B का है क्या? वाइड एंड नैरो। तो B का है वाइड है मेजर ग्रुव, नैरो है माइनर ग्रुव, ये आपको याद है। और ऐसे चीज़ों में क्या करना, ऑप्शन देख के कन्फ्यूज हो जाओगे, इससे पहले ही से जो तुमको याद है उसको लिख लो। मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग खाली मैच करते हैं, मैच द कॉलम, ठीक है। शिट, मैंने डिलीट कर दिया, कोई नहीं। तो A फॉर्म क्या है? एंटी है, तो A फॉर्म सिन कन्फर्मेशन, तो A का 1 तो कभी नहीं होगा,
ए का 1 तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसका किसका ए का 1 है। ए का 1, ए का 1, तो ये दोनों तो सरासर गलत हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 बाकी है, तो हमारा आंसर क्या है, ए का 2। ए का एंटी कन्फर्मेशन है ए का 2, ये तो कन्फर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ए का 2 है, बी का क्या है, सिन तो कभी नहीं होगा, बी का भी एंटी होगा, तो बी का भी क्या होगा 2। बी का क्या होगा 2। अब देख लेते हैं, ये दोनों को तो अब चेक ही नहीं करना है हमको, ये दोनों में से देखना है किसका बी का 1 है या बी का 2 है। तो यहाँ पे बी का हमारा आंसर कितना आना चाहिए 2, 1 तो कभी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ये सही है। तो हमें इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर किसी को सीन और एंटी समझ में आता है तो उसी से हो गया। फिर भी सीन और ये वाइड और नैरो देख लेते हैं, हमने देखा था अभी देखा था। ए का नैरो और ब्रॉड है, तो ए का नैरो मेजर ग्रूव है एंड वाइड माइनर ग्रूव, ठीक है। और बी का क्या है, वाइड मेजर ग्रूव एंड नैरो माइनर ग्रूव। बी का नैरो माइनर ग्रूव एंड वाइड मेजर ग्रूव, तो बी का होगा 4-3, ए का होगा 4-5-6-3, बी का हो और बी का होगा 4-5। हो गया, समझ में आ गया कितना आसान है। अगर ये दोनों टेबल याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये दोनों टेबल को पक्का से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। The following statements are made on nucleic acid structure. In the B form of DNA, the sugar pucker is C2 prime endo. अब ये यहाँ पे शुगर पकरिंग आ गई। शुगर पकरिंग मैंने आपको कल ही समझाया था, क्या है शुगर पकरिंग। तो शुगर पकरिंग में हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर, जो शुगर होता है, वो उसका 5th कार्बन जो होता है डेट इज आउट ऑफ द प्लेन। ये 1st कार्बन है, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th। अगर 2nd कार्बन भी आउट ऑफ द प्लेन चला जाए तो उसे कहा जाएगा C2' एंडो। अगर 2nd कार्बन प्लेन के ऊपर जाए तो C2' एंडो, क्योंकि वो इसके पास आ गया। अगर वो प्लेन के नीचे चला जाए तो उसे कहा जाएगा C2' एक्सो। वैसे ही C3 प्राइम अगर ऊपर चला जाए 5th के पास तो उसे कहा जाएगा C3' एंडो। अगर नीचे चला जाए 5th के दूर में तो उसे कहा जाएगा C3' एक्सो। ये तो हमने कल पढ़ाई था ऑन द बेसिस ऑफ सिन एंड एंटी। थैंक यू। ओके, थैंक यू प्रिंसू। कोई बात नहीं, आपको बस इतना याद रखना है सिन और एंटी में कि हमेशा पायरिमिडिन जो है वो सिन नहीं, वो एंटी होता है। हमेशा पायरिमिडिन जो होता है वो एंटी होता है, इतना बात याद रखना। और प्यूरिन दोनों में से एक हो सकता है, सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, लेकिन हमारे डीएनए ए और बी जो है वो एंटी को चूज करते हैं। इतना बात याद रखना बस, ठीक है। तो पायरिमिडिन हमेशा एंटी होता है। मैंने आपको उसी दिन याद करने का तरीका बताया था, क्योंकि पायरिमिडिन क्या है, कट है, तो हम कट के खिलाफ हैं, इसलिए पायरिमिडिन हमेशा एंटी होता है। उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। जो ऑक्सो ग्रुप है वो अगर अंदर की तरफ होगा शुगर के पास तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए वो दूर में होता है। तो इसलिए पायरिमिडिन हमेशा एंटी होता है और प्यूरिन एंटी और सिन दोनों होता है। लेकिन हमारे डीएनए में एंटी वाला शुगर होने से जो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव है ना, वो बेटर, उसका बेटर केमिकल वो या मेजर ग्रुप जो है वो ज़्यादा डीप जा पाता है, ज़्यादा अच्छा हो पाता है। तो अगर एंटी कन्फर्मेशन ले लिया जाएगा ग्लाइकोसाइड का, तो उसके लिए उससे मेजर ग्रुप को थोड़ा फायदा होगा, इसलिए हमारा डीएनए जो है वो एंटी ले जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शुगर पकरिंग, तो मैंने कल बताया था। तो C2' एंडो क्या होता है और C2' एक्सो क्या होता है, उसके बाद C3' एंडो एंड C3' एक्सो। हमारे डीएनए में क्या चूज किया जाता है, हमेशा C2' एंडो चूज किया जाता है, ये बात याद रखना, ये हमने पढ़ा है। बी फॉर्म में C2' एंडो को चूज किया जाता है, ए फॉर्म में C3' एंडो और Z फॉर्म में C2' एंडो फॉर पायरिमिडिन एंड C3' एंडो फॉर प्यूरिन। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। तो ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए द शुगर पकर इज C2' एंडो, यस ये करेक्ट है। इन आरएनए द शुगर पकर इज C3' एक्सो। चेक कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि आरएनए जो होता है वो ए फॉर्म के साथ सिमिलर होता है, आरएनए कभी भी बी फॉर्म के साथ सिमिलर नहीं होगा। तो आरएनए अगर है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर है, तो उसके सारे फीचर्स ए फॉर्म की तरह होंगे।
तो C3 डैश एंडो है ए, तो यहाँ पे देखते हैं इन RNA द शुगर पकर इज C3 डैश एक्सो, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा ए का क्या है C3 डैश एंडो। आगे बढ़ते हैं, तो वॉवल बेस पेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन G एंड A इन RNA, ये गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है वॉवल बेस पेयरिंग G और ग्वानिन और यूरासिल के बीच में होता है, हाइपोजैंथीन एंड यूरासिल के बीच में, हाइपोजैंथीन एंड एडेनाइन के बीच में, हाइपोजैंथीन एंड साइटोसिन के बीच में। ये आपको याद रखना होगा कि GU के बीच में हो सकता है, नहीं तो IU, हाइपोजैंथीन को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं तो IA, नहीं तो IC, तो ये भी गलत है। अब नेक्स्ट है ए चेंज इन द शुगर पक्कर फ्रॉम C2 डैश एंडो in bDNA to C3 डैश एंडो alters the width and depth of the major groove। अगर bDNA में, हमारा bDNA में क्या है C2 डैश एंडो, अगर वो C3 डैश एंडो हो जाएगा तो क्या मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव में फ़र्क आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि ग्लाइकोसाइल बॉन्ड की वजह से ही तो मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव बनता है। यहाँ पे देखिए ना, इस बॉन्ड की वजह से ही तो मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव बन रहा है। तो अगर शुगर में चेंजेस कुछ आएंगे, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब बोल रहा है कौन सा करेक्ट है, तो हमें कौन सा करेक्ट मिला अभी तक, ए और डी, आंसर है ये वाला। वॉवल बेस पेयर क्या है तो ये आपको पता होगा। RNA में ये हमारा mRNA है, यहाँ पे tRNA आता है, सॉरी मैं अच्छे से बना देती हूँ, थोड़ा सा वॉवल बेस पेयर आपको याद करा देती हूँ। ये mRNA है, उसमें कोडॉन्स होते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पे अगर AUG है कोडॉन, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम mRNA है हमारा, तो यहाँ पे जो आएगा tRNA, उसका जो एंटीकोडॉन रीजन होगा, या एंटीकोडॉन रीजन में क्या लेके आएगा, अगर यहाँ पे AUG है तो यहाँ पे लेके आएगा UAC, क्योंकि एंटीकोडॉन में इसका कॉम्प्लीमेंट्री सारे इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। कोडॉन अगर है AUG तो एंटीकोडॉन होगा UAC। लेकिन वॉवल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि tRNA जब आके बाइंड करता है mRNA में तो फर्स्ट और सेकेंड बेसिस तो कंफर्म रहता है, अगर AU है तो यहाँ पे UA होगा, लेकिन G अगर है तो यहाँ पे C ना भी होने से चलेगा। यहाँ पे हम वेरिएबिलिटी ला सकते हैं, हम यहाँ पे फ्रीडम कर सकते हैं, मतलब अगर G है तो यहाँ पे C ना होके U होने से भी चलेगा। मतलब वॉवल हाइपोथेसिस बताता है कि थर्ड जो हमारा एंटीकोडॉन है, यहाँ पे समझ लो कोडॉन है AUG, ये हमारा mRNA है जिसे कि अब प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या होता है DNA से क्या बनता है mRNA, फिर mRNA से प्रोटीन बनता है। तो जो ये DNA से mRNA बना, उस mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए mRNA को कौन कौन हेल्प करेगा, राइबोसोम हेल्प करेगा, और क्या हेल्प करेगा, tRNA हेल्प करेगा, है ना। तो राइबोसोम हेल्प करेगा और tRNA हेल्प करेगा। तो tRNA क्या करेगा, जैसा ये कोडॉन है वैसा अमीनो एसिड लेके आएगा। तो समझ लो ये tRNA है हमारा, तो ये यहाँ पे अमीनो एसिड लेके आया। AUG अगर है तो यहाँ पे मिथियोनिन लेके आएगा। इसका चार्ट ऑलरेडी है जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड, कि कौन सा कोडॉन होने से कौन सा अमीनो एसिड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अमीनो एसिड अगर AUG है तो उस चार्ट में लिखा है ऑलरेडी, ऐसा ऑलरेडी हमने डिस्कवर कर लिया है कि अगर AUG होता है तो मिथियोनिन होता है, अगर समझ लीजिए UUU है कहीं तो फिनाइल एलेनाइन नाम का अमीनो एसिड आएगा। इस तरह से चलता है। आपको ये डिटेल प्रोटीन सिंथेसिस में समझ में आएगा या तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अमीनो एसिड होता है, यहाँ पे कोडॉन होता है, तो इस एंड को बोलते हैं एंटीकोडॉन। तो tRNA पहले आके एंटीकोडॉन लेके आता है और उसका कोडॉन के साथ में कॉम्प्लीमेंटारिटी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उनके बीच में। अगर यहाँ पे AUG है तो यहाँ पे ज़रूर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा tRNA का एंटीकोडॉन रीजन में। तो AUG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है UAC, तो tRNA UAC लेके आएगा, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा और मिथियोनिन को छोड़ के चला जाएगा। अब क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये जो mRNA है इसके ऊपर यहाँ पे राइबोसोम बाइंड किया हुआ रहता है और राइबोसोम ऐसे लगा रहता है, mRNA क्या होता है शिफ्ट करता है। mRNA पहले AUG के साथ था, अब mRNA शिफ्ट करके यहाँ गया, तो नेक्स्ट 3 कोडॉन्स को राइबोसोम रीड करेगा। राइबोसोम जब रीड करेगा नेक्स्ट 3 कोडॉन्स को, तो वो फिर से tRNA को मैसेज भेजेगा
AUG की वजह से ऑलरेडी हमारे पास मिथ्योनिन नाम का अमीनो एसिड आ गया है। ठीक है, अब समझ लीजिए यहाँ पे है UUU। अब यहाँ पे ये राइबोसोम है, यहाँ पे बाइंड किया हुआ है। अब ये राइबोसोम मैसेज करेगा tRNA को कि तुम tRNA लेके आओ, UUU अगर है तो तुम लेके आओ फिनाइल एलानाइन, तो ये फिनाइल एलानाइन लेके आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसका एंटीकोडन AAA, तो ये AAA लेके आएगा, AAA इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, फिनाइल एलानाइन को छोड़ के जाएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसीड करता है। ठीक है, तो वॉबल हाइपोथेसिस हमें क्या बोलता है कि जब tRNA एंटीकोडन लेके आता है, कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को लेके आता है, तो दो कोडॉन का एग्जैक्ट पेयरिंग होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो थर्ड प्लेस है ये फ्री है, यहाँ पे किसी किसी जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्वानिन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूरासिल हो सकता है, कोई बात नहीं। यहाँ ग्वानिन है तो समझ लो UUG है, तो UUG अगर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, AAC, लेकिन AAC की जगह पे AAU हो सकता है, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। तो ग्वानिन यूरासिल के साथ जा सकता है, वैसे ये हाइपोजैंथिन यूरासिल के साथ जा सकता है, हाइपोजैंथिन एडेनाइन के साथ जा सकता है, और हाइपोजैंथिन साइटोसिन के साथ जा सकता है। बल्कि हमें तो पता है कि एक स्ट्रिक्ट बेस पेयरिंग होती है, A हमेशा T के साथ लगता है, इसमें कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वॉबल हाइपोथेसिस हमें बताता है कि ये थोड़ा सा बर्दाश्त किया जा सकता है, इतना बर्दाश्त करते हैं ताकि tRNA जो है वो एग्जैक्ट ना आके, tRNA को इतना सारे tRNA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से भी काम चल जाएगा। यही है वॉबल हाइपोथेसिस। जिन्हें पता है कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं पता है वो जब पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन हम इसी मंथ में पढ़ने वाले हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए इतना नॉलेज काफ़ी था। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं, बोलिए, आगे बढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, बोलिए। आगे बढ़ रही हूं मैं, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए प्लाज्मिड विथ ए लिंकिंग नंबर ऑफ 200, तो लिंकिंग नंबर कितना है, 200। टोपोलॉजिकल वाइंडिंग या ट्विस्ट, दोनों का मतलब एक ही है। टोपोलॉजिकल वाइंडिंग या ट्विस्ट का नंबर कितना है, 200। रीत कितना दिया है, 0। वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इकोलाई, तो एक प्लाज्मिड है जिसका, प्लाज्मिड क्या होता है, CCC DNA होता है प्लाज्मिड। मैम यूट्यूब पे DNA के बाद RNA स्टार्ट करती तो ज़्यादा सही रहता। अच्छा प्रियंका, RNA ना, हाँ ठीक है, पहले RNA स्टार्ट कर देते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ने में अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आज इस बारे में सोचती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये एक प्लाज्मिड है जिसका लिंकिंग नंबर 200 है, ट्विस्ट 200 है, रीथ 0 दिया है। ठीक है, मतलब क्या है, ये रिलैक्स DNA है, इसमें सुपर कॉइल्स नहीं है। अब क्या बोल रहा है, ये प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से निकाल के हमने इसको ट्रीटमेंट करके दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से निकल के दूसरे बैक्टीरिया में चले जाए बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू। तो जो प्लाज्मिड है हमने एक से दूसरे के अंदर डाल दिया, उसके ये क्वालिटीज हैं। अब इसे फिर से इसमें से निकाल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है द प्लाज्मिड वॉज री आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। ये एक ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि इसने इस प्लाज्मिड को अपने अंदर ले लिया, ये किसी और का प्लाज्मिड था। द री आइसोलेटेड प्लाज्मिड वॉज, अब इस प्लाज्मिड को निकाल दिया। अब इस प्लाज्मिड को देखना, इस प्लाज्मिड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या। लिंकिंग नंबर ऑफ द री आइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड बी 195। तो लिंकिंग नंबर पहले 200 था, यहाँ 200 है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रुको, और भी है, सॉरी, और भी है क्वेश्चन। द री आइसोलेटेड प्लाज्मिड वाज फाउंड टू possess the same molecular weight as the original plasmid, but it possessed a reading number of -5। तो पहले मतलब होस्ट के अंदर डालने से पहले लिंकिंग नंबर था 200, ट्विस्ट था 200 और रीथ था 0।
अब उसको होस्ट में डालने के बाद में चेंजेस आ गए, रीथ हो गया -5, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लिंकिंग नंबर ऑफ द रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड बी 195, ठीक है। लिंकिंग नंबर ऑफ द रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड रिमेन 200, ट्विस्ट ऑफ रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड रिमेन 200, ट्विस्ट को बोल रहा है 200 ही रहेगा, ट्विस्ट ऑफ रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड बी 195। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर हो सकता है, लिंकिंग नंबर वुड बी 195, यस। लिंकिंग नंबर वुड बी 200, नहीं, क्योंकि लिंकिंग नंबर क्या है, ट्विस्ट प्लस रीथ, ट्विस्ट कितना है 200, अभी भी रीथ बोल रहा है -5, तो कितना हो जाएगा लिंकिंग नंबर 195, ये भूल है। ट्विस्ट ऑफ रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड रिमेन 200, ये ठीक है, क्योंकि प्लाज्मिड का ट्विस्ट तो सेम ही है, पहले जितना था उतना ही, क्वेश्चन में तो ट्विस्ट के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ट्विस्ट ऑफ रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड बी 195, ये गलत है, क्योंकि हम इसने बताया है कि रीथ -5 हुआ है, ट्विस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, और रीथ -5 होने से लिंकिंग नंबर बदलेगा, ट्विस्ट नहीं बदलेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए और सी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए और सी, ठीक है। कितना इजी है, देखा, आपको एक टॉपिक आता है तो ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट नेट से उठाया गया है, यानी CSI नेट में पूछा गया था, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आया सबको, ओके, लेट्स प्रोसीड। ये एक क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है। डीअमीनेशन ऑफ बेसेस इज ए कॉमन केमिकल इवेंट दैट प्रोड्यूसेस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ये हमने पढ़ा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसेस विल बी फॉर्म्ड बाय डीअमीनेशन ऑफ 5-मिथाइल साइटोसिन, तो 5-मिथाइल साइटोसिन का अगर डीअमीनेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, थाइमिन, ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर थाइमिन होगा, सिंपल सी बात, ये तो ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। On sequence analysis of a double-stranded DNA, the results showed the content of cytosine to be 20%. What is the amount of A and T put together? मतलब ये बता रहा है कि साइटोसिन का 200 है, साइटोसिन का 200 नहीं 20% है, तो ये पूछ रहा है A और T का कितना होगा मिला के। ये क्या हो गया, चारगाफ्स रूल इसमें अप्लाई करेंगे। चारगाफ्स रूल का ये 3 पॉइंट आप रख लीजिए दिमाग में, इसको अप्लाई करने से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चारगाफ्स रूल का। ये 3 इसलिए मैंने इनको लिखा है, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चारगाफ्स रूल क्या कहता है, प्यूरिन, नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन इन अ डीएनए, इन डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर मेरे हर सेल में प्यूरिन पायरिमिडीन का अमाउंट हर सेम रहेगा, अगर डीएनए जितना भी प्यूरिन पायरिमिडीन होगा मेरे बॉडी में वो सेम होगा हर सेल में, वो हर सेल के हिसाब से बदलेगा नहीं। तो इसलिए प्यूरिन क्या होता है A+G, पायरिमिडीन क्या होता है C+T, तो A+G इज इक्वल टू C+T। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि A थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो जितना A होगा उतना तो थाइमिन होना जरूरी है, तो A इज इक्वल टू T, C इज इक्वल टू G, और इस बेसिस पे हमने इसको रिड्यूस किया A/T इज इक्वल टू C/G। तो ये वाला फॉर्मूला, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइटोसिन 20% है, तो साइटोसिन अगर 20% है तो आपको पता है कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। C इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 20%, हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 20%, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं A+G इज इक्वल टू C+T। A कितना है 20% और G कितना है, सॉरी A कितना, A नहीं दिया है, सॉरी A+G कितना है 20%, क्योंकि C 20% है तो A भी 20%, G भी 20% होगा। अगर C 20% है तो G भी 20% होगा, A+20% हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू C, तो क्वेश्चन में दिया है 20% प्लस T। ये क्या बोल रहा है A+G इज इक्वल टू C+T। तो अगर एडेनाइन और अगर साइटोसिन और ग्वानिन का परसेंटेज, साइटोसिन और ग्वानिन का परसेंटेज 40 है, क्योंकि C इज इक्वल टू G है,
हम लिख सकते हैं ना C प्लस जी इज इक्वल टू 40। तो अगर C प्लस जी इज इक्वल टू 40 है तो A प्लस टी कितना होगा? ऑफकोर्स 60 होगा रिमेनिंग। तो A प्लस टी कितना होगा? 60। तो C क्योंकि A इज इक्वल टू टी है, तो अगर C इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 20%, मतलब C इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 40%, A इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एक्स, तो A प्लस टी इज इक्वल टू 60% नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो कि किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ रही हूँ, देखिए। द सी वैल्यू पैराडॉक्स सजेस्ट्स दैट, इस बारे में मैंने नहीं बताया, इसलिए ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन डालने की कोशिश की ताकि कुछ आपको नया पता चले। ठीक है, समझ में आया ना? ये वाला पुराना वाला क्वेश्चन समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है? सी वैल्यू पैराडॉक्स ये होता है, ये एक थ्योरी है, 1950s में आया था ये थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन द अनरेप्लिकेटेड गैमेटिक न्यूक्लियस, ये बताता है, मतलब ये इसका आंसर एक्चुअली 3 है। मैं आपको इसके बारे में बताने के लिए क्वेश्चन लाई थी। सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक हैप्लॉइड जीनोम में कितना डीएनए है, बस। द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन द अनरेप्लिकेटेड गैमेटिक न्यूक्लियस। गैमेटिक न्यूक्लियस मतलब क्या होगा? हैप्लॉइड। तो अनरेप्लिकेटेड मतलब हैप्लॉइड जीनोम में कितना डीएनए होता है एक ऑर्गेनिज्म में या एक स्पीशीज में, उसको बोलते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, यही इसका मतलब है। ये एक थ्योरी दिया था 1950s में। मैम ये भी डीएनए का टॉपिक है? हाँ बेटा, सी वैल्यू पैराडॉक्स एक टर्म है बस डीएनए का, जो नहीं है लेनी, जो वाटसन कहीं नहीं है। मैंने बस ये ऐसे एक क्वेश्चन देखा तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको दे दिया ताकि आप सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है वो भी जान लें। तो सी वैल्यू पैराडॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें प्लॉइडी बता देता है। हैप्लॉइड है डीएनए ऑर्गेनिज्म सेल या डिप्लॉइड है, ये पता, मतलब प्लॉइडी मतलब क्या है, वो ये बता देता है कि उस स्पीशीज का प्लॉइडी के हिसाब से ये जो गैमेटिक न्यूक्लियस में यानी हैप्लॉइड जीनोम में कितना डीएनए होगा, वो कैसे चेंज हो जाएगा, चेंज कैसे होगा अगर प्लॉइडी चेंज होगी तो। इसलिए ये एक थ्योरी दिया गया था 1950s में एक साइंटिस्ट की तरफ से। ठीक है, बस इतना ही बोलना था इस बारे में। अब उसके बाद देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए मिथाइलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? जनरली मिथाइलेशन occurs at the 3' कार्बन ऑफ साइटोसिन एंड कन्वर्ट्स इट टू 3-मिथाइल साइटोसिन। ये गलत है, क्योंकि आपको याद होगा मिथाइल जो साइटोसिन होता है उसका मिथाइलेशन 5th कार्बन में होता है, 5-मिथाइल साइटिडीन। और एडेनाइन जो प्रोकैरियोट्स में मिथाइलेशन होता है वो N6 में होता है, साइटोसिन होता है यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में मिथाइलेशन जो साइटोसिन का होता है वो 5th कार्बन में होता है। यहाँ ये बात तो याद रखने वाली है, ये मैंने बहुत बार बोला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो रॉन्ग है। फिर मेंटेनेंस मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन हेमी मिथाइलेटेड साइट्स एंड कन्वर्ट देम टू फुली मिथाइलेटेड साइट्स। मतलब क्या है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड को देख के पेरेंट स्ट्रैंड को बेसिस बना के एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनता है। तो पेरेंट स्ट्रैंड में जहाँ जहाँ पे सी मिथाइलेटेड है, अब ये तो नया बना है, इसमें अभी इतनी जल्दी तो मिथाइलेशन नहीं होगा, ये बाद में मिथाइलेशन होता है धीरे से। तो ये मिथाइलेशन कौन करता है? मेंटेनेंस मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये ठीक है।
ड्यूरिंग मैमेलियन गैमेटोजेनेसिस the genomic methylation patterns are erased in the primordial germ cells. Of course ये भी ठीक है, क्योंकि हमारे सेल में जो जो डीएनए मिथाइलेट हुआ है, अगर गैमेट में उन्हें उस मिथाइलेशन को नहीं हटाया जाएगा तो गैमेट में वो जीन मिथाइलेट होके ही नेक्स्ट जनरेशन को चले जाएंगे, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अगर पहले से ही मिथाइलेट हो जाएंगे तो जाइगोट में पहले से ही कुछ कुछ डीएनए मिथाइलेटेड रहेगा, तो फिर वह आगे जाके सेल के बेसिस पे कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा मिथाइलेट करना है। क्योंकि जाइगोट जो है वही फिर आगे जाके एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो वो हर एक टिश्यू के हर एक सेल के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा डीएनए मिथाइलेट होगा, कौन सा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जाइगोट में सारे डीएनए अनमिथाइलेटेड होना जरूरी है, सारे साइटोसिन अनमिथाइलेटेड होना जरूरी है। तो ये बता रहा है कि ड्यूरिंग मैमेलियन गैमेटोजेनेसिस द जीनोमिक मिथाइलेशन पैटर्न्स आर इरेज्ड इन द प्राइमोडियल जर्म सेल्स। नहीं, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसलिए ये क्या बोल रहा है, हाँ हमें इरेज करना पड़ता है, हमें मिथाइलेशन हटाना पड़ता है जर्म सेल्स में, नहीं तो फिर अगर वो मिथाइलेशन होके ही गैमेट्स फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोट में मिथाइलेटेड डीएनए आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं हो पाएगा, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, रेप्लिकेशन कन्वर्ट्स ए फुली मिथाइलेटेड साइट टू हेमी मिथाइलेटेड साइट। यस, ये हमारा दो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये दोनों मिथाइलेटेड है, लेकिन जब रेप्लिकेशन होता है ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड अलग होते हैं, फिर नया डॉटर स्ट्रैंड बनता है, तो ये थोड़ी देर के लिए हेमी मिथाइलेटेड स्टेट में रहता है, आधा मिथाइलेशन, डॉटर स्ट्रैंड तो मिथाइलेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद होगा, तो रेप्लिकेशन हेमी मिथाइलेटेड साइट्स को गिव राइज करता है। यस, ये भी ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो इसका आंसर सिंपल सा, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो 1। ठीक है, ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये मैंने और इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि आपको हेमी मिथाइलेशन और मिथाइलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा पता चल जाएगा इससे। ठीक है, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए यहाँ पे है A form and Z form of double-stranded DNA differ in the handedness of their helix. Yes, A and B forms, they differ in handedness. B form is our right-handed DNA and this is left-handed DNA. And configuration of the base to sugar. Yes, हमारा based on these properties, which one of the following statements, sorry ये A और Z की बात कर रहा है, ये वही मैं सोचूं क्या हो गया, गलत हो गया। A और Z में A है हमारा क्या, राइट हैंडेड, क्योंकि मैंने बोला था A और B दोनों राइट हैंडेड है, ये मैंने अभी ऐसे गलती हो गया, A और B राइट हैंडेड है, A राइट हैंडेड है, Z लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है शुगर कन्फिग्रेशन, बेस और शुगर कन्फिग्रेशन अलग होता है। यस, A में एंटी होता है और Z में क्या होता है, एंटी एट पायरिमिडिन एंड सिन एट प्यूरिन। ये हमने पहले से लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। उसके बाद क्या लिख रहा है कि कॉम्बिनेशन A और Z के लिए क्या है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन इज फाउंड इन A DNA। A DNA में क्या राइट और एंटी है, यस है, ठीक है। अब ये बोल देते हैं एंड लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स विथ ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ G एंड C एंड मतलब A DNA में ये बोल रहा है कि राइट भी है, राइट हैंडेड है, एंटी है और खाली GC है, ये तो गलत हो गया, इतना दूर ये गलत हो गया। एंड ऑल्टरनेटिंग सीन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन ऑन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द Z DNA, ये ठीक है, Z DNA के बारे में ठीक है, और A DNA के बारे में 2 ठीक है, 1 गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड सिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस टू शुगर इन A को बोल रहा है ये राइट हैंडेड और सिन, ठीक है, राइट हैंडेड नहीं, एंटी है यहाँ पे, तो सिन नहीं होगा, ये यहाँ पे ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी फॉर A है राइट हैंडेड और एंटी है, तो ये भी गलत है। अब आगे आते हैं, लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड सिन कॉन्फ़िगरेशन इन A,
ए का लेफ्ट हैंडेड और एंटी है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट और सिन दिया है, ये भी गलत है, लेकिन आंसर 1 है। राइट हैंडेड डीएनए हेलिक्स एंड एंटी, ये ठीक है। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स विथ ऑल्ट एज ए जनरल पैटर्न, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये वाला ठीक होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ठीक है। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी, राइट हैंडेड एंड एंटी है ए का, और क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंडेड एंड सिन एंड एंटी एट जेड, जेड है हमारा लेफ्ट हैंडेड, एंटी फॉर पायरिमिडिन, सिन फॉर प्यूरिन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए का ऑल्टरनेटिंग जीसी है एज अ जनरल पैटर्न, ऑल्टरनेटिंग जीसी है एज अ जनरल पैटर्न, तो इन तीनों का तो पूरा ही गलत हुआ। ये हमें सही लग रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ए और जेड का ऑलमोस्ट सब सही लग रहा है, तो ये आंसर होगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Following statements are made. B form of DNA has 10 base pairs per turn and A form has 2.3 angstrom rise per base pair. Both A and B form of DNA have wider major groove and narrow minor groove. The chemical name of adenine is 6-aminopurine. The A DNA has syn conformation of glycoside bond. कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो द B form of DNA has 10.5, ये भूल हो गया। A and B has both wide major groove and narrow minor groove, ये भी गलत है, क्योंकि A और B का मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव का अलग अलग विड्थ है और अलग अलग है दोनों। फिर A DNA का सिन कन्फर्मेशन नहीं है, हमेशा हमने देखा है कि A और B का एंटी है और Z का एंटी है पायरिमिडिन में और सिन है प्यूरिन में, ये भी भूल है। अब देखना है ये वाला, तो ये ठीक है, क्योंकि एडेनाइन का जो कॉमन नेम है दैट इज 6-aminopurine, तो ये भी ठीक है, ठीक है। मैम आज 7 PM नहीं बेटा, आज नहीं होगा वो क्लास, अभी 1 o'clock पे होगा, उसमें हम थोड़ा सा मोटिवेशन रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे एक डीएनए दिया गया है 15 बेस पेयर का, ये मैंने उस दिन भी समझाया था, और इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले आप क्या देखेंगे कि यू है, आप पहले ही सोच लेंगे कि डीएनए में तो यू नहीं होता है, तो ये तो दोनों आंसर गलत होगा, ये ज़रूर आरएनए होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था डीएनए और आरएनए में डिफरेंस यू के बेसिस पे नहीं होता है। डीएनए और आरएनए में किस बेसिस पे डिफरेंस होता है, शुगर के बेसिस पे, OH और सिंपल H वाला पे बेसिस पे डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। इट कैन बी ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन बी फॉर्म, हो सकता है, क्योंकि इसको देखने से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट कैन बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन ए फॉर्म, हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ए और बी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट कैन बी ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन ए फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि आरएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड आरएनए ए फॉर्म में होता है, तो ये ठीक है। फिर इट कैन बी ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन बी फॉर्म, तो ये भूल है, ये वाला इनकरेक्ट है, बाकी का 3 करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइपरक्रोमेसिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था हाइपरक्रोमेसिटी में क्या होता है। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है, अगर वो डीनेचर हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है एट 260 नैनोमीटर, यूवी रेस का एब्जॉर्प्शन। मतलब जब वो डबल स्टैंडर्ड रहता है, उसके जो नाइट्रोजनियस बेसेस होते हैं वो एक्सपोज नहीं रहते हैं। जैसे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, नाइट्रोजनियस बेसेस एक्सपोज हो जाते हैं एंड दे एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ यूवी एट 260 नैनोमीटर, यही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, द इंक्रीज इन यूवी एट 260 नैनोमीटर अपॉन डीएनैचुरेशन, ये करेक्ट है। द इंक्रीज ऑफ यूवी एट 260 नैनोमीटर अपॉन एनिलिंग, ये गलत है। एनिलिंग मतलब क्या हो गया, दोनों डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मिल गए, ऐसा तो नहीं होता है, हम डीनेचुरेशन करते हैं तब इंक्रीज करता है, एनिलिंग पे तो नहीं होता है, ये गलत है। द डिक्रीज इन यूवी एब्जॉर्प्शन एट 260 नैनोमीटर अपॉन एनिलिंग, ये भी गलत है। द डिक्रीज इन यूवी एब्जॉर्प्शन एट 260 नैनोमीटर अपॉन डीनेचुरेशन, ये भी गलत है, क्योंकि इंक्रीज करता है, ये वाला करेक्ट है। अभी मेरा 1 बजे और क्लास है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चली गई। तो हाइपरक्रोमेसिटी का आंसर ये होगा, क्योंकि हाइपरक्रोमेसिटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपने ये देखा कि अगर आप पूरा अच्छे से डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं तो आपको एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जो कि हर चैप्टर के लिए ज़रूरी होगा, प्लस कि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। ये सारे मैक्सिमम 2-4 को छोड़ के, 4 शायद छोड़ के नेट से हैं, और उनमें से भी मैंने 2 क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था तो मैंने छोड़ दिया है वो क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं डीएनए का। मैम अनअकैडमी पर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे आरएनए बेसिक से एकदम प्लीज़ मैम, उसके बाद रेप्लिकेशन और अदर वीडियो।
ओके प्रियंका, डोंट वरी, आई विल कंसिडर दिस, मैं करूँगी ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डीएनए स्ट्रक्चर में पढ़ना होगा। डीएनए स्ट्रक्चर के अलावा आपको डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी पढ़ना होगा। मैंने देखा है इस पे ये दोनों प्लस क्रोमैटिन जो होता है ना, कॉइलिंग ऑफ, या जो डीएनए का जो पैकेजिंग है, वे जो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के साथ में जो पैकेजिंग होता है और वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है, ये तीनों चीज़ का एक कॉम्बिनेशन बना के आप पढ़िए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्या क्या? डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए पैकेजिंग और डीएनए रिपेयर। मैंने देखा है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ, ट्रांसपोजोन्स, ठीक है, देन रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसपोजोन्स, और डीएनए रिपेयर, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए पैकेजिंग, और क्या था, और था हाँ, इतना चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज भी देखी कि बहुत सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अभी 1 बजे हम थोड़ी सी ऐसी मोटिवेशन बातें करेंगे कि आप CSI नेट को क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं और उसके बारे में कैसे पॉजिटिव फील करें, कैसे आसपास की बातों से इन्फ्लुएंस ना हो और अपने एम पे पूरा फोकस करके रहें, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हुआ मैम, थैंक यू प्रिंसू, आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं जब अकेले देखूंगी ना सॉल्व कर पाऊंगी, ऐसा हो जाता है जब ऐसे में देखो ना तो कन्फ्यूजन डेवलप कर जाता है। वो वाला क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद देखूंगी, होगा तो कभी और देखेंगे, नहीं तो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आज की क्लास बंद करती हूँ। थैंक यू प्रिंसू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।